बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंस्पायर बुक रिव्यू सेशन में आप सबको खुशामदीद। आज हम जिस बुक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं ये एक नहायत ही मुनफरिद और इंटरेस्टिंग बुक है। इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ों की बात की गई है, कुछ ऐसे टॉपिक्स की बात की गई है जो हम शायद अपनी ज़िंदगी के रोज़मर्रा कामों में अपनी लाइफस्टाइल के अंदर इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा हम इंस्पायर भी हो रहे होते हैं उन चीज़ों से, जिसे हम पर्टिकुलरली स्टोरी टेलिंग कहते हैं, या कहानियाँ जो हैं हम अपने फैमिलीज़ के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं, अपने लाइफस्टाइल के अंदर हम जिससे इंस्पायर हो रहे होते हैं उन बातों को इसके अंदर डिस्कस किया गया, लेकिन एक बहुत ही मुनफरिद अप्रोच के साथ डिस्कस किया गया है। और इसके अंदर जो है हमारी जो इस्लामिक ट्रेडिशन है, पर्टिकुलरली जिसकी हम बात करते हैं इस्लामिक फ़िलासफ़ी एंड मिस्टिसिज्म की, तो उनके लेंसेज से इन्हें देखा गया है और किस तरीके से जो है ये स्टोरीज़ हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट कर सकती हैं और हमारे कैरेक्टर डेवलपमेंट में हेल्प कर सकती हैं, जिसको हम पर्टिकुलरली वर्चू एथिक्स कहते हैं। इस बुक का नाम है द पॉलिश मिरर, स्टोरी टेलिंग एंड द परस्यूट ऑफ वर्चू इन इस्लामिक फ़िलासफ़ी एंड सूफीज़म। इस बुक के ऑथर का नाम है साइरस अली ज़रगार, जो कि जिनका एक्सपर्ट एरिया है लिटरेचर इन मुस्लिम ट्रेडिशंस, पर्टिकुलरली मिडीवल सूफीज़म इन द लैंग्वेजेस ऑफ अरबिक एंड पर्शियन। इन्होंने जो है मुस्लिम या इस्लामिक फ़िलासफ़ी जिसको हम कह सकते हैं और मिस्टिसिज्म कह सकते हैं, उन पे कई किताबें लिखी हैं, जिसमें से ये बुक जो है इनकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है। अपने नाम की तरह द पॉलिश मिरर, बड़ी एक इंगेजिंग रिच एंड अप्रोचेबल वर्क है ये, जो हमें इस्लामिक वर्चू एथिक्स के बारे में बता रही है, लेकिन बड़े एक फ़िलासफ़िकल मिस्टिकल लेंस के थ्रू। और जो रास्ता इस बुक में इख्तियार किया गया है वो स्टोरी टेलिंग का किया गया है कि किस तरीके से जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं या सूफ़ीज़ थे जो पास्ट में आए थे, उन्होंने किस तरीके से स्टोरी टेलिंग यूज़ की है वर्चू एथिक्स को बताने के लिए, और किस तरीके से इवन ये दो जो ट्रेडिशंस हैं इस्लामिक फ़िलासफ़ी एंड मिस्टिसिज्म, कहने को तो ये हमें बहुत डिस्टिंक्ट ट्रेडिशंस लगती हैं, बहुत डिस्टिंक्ट पाथवेज़ लगते हैं या करंट्स लगते हैं, मगर ये दोनों ट्रेडिशंस जो हैं ये किस तरीके से ओवरलैप करती हैं और किस तरीके से मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स ने, वेदर वो फ़िलासफ़र हो या मिस्टिक या सूफ़ी हो, किस तरीके से उन्होंने एक दूसरे की ट्रेडिशन से बोरो किया है और किस तरीके से उन्होंने इंस्पिरेशन लिए अपने से आने वाले पहले आने वाले लोगों से, और किस तरीके से उन्होंने फिर अपनी उस ट्रेडिशन को आगे बढ़ाया भी है। तो इस बुक के ज़रिए हम बात करेंगे स्टोरी टेलिंग के बारे में, और स्टोरी टेलिंग कैसे जो है कैरेक्टर डेवलपमेंट जिसको हम वर्चू एथिक्स कहते हैं उसमें हेल्प करती है विद द लेंस ऑफ इस्लामिक फ़िलासफ़ी एंड मिस्टिसिज्म। अगर इस बुक की हम कंटेंट की बात करें, इस बुक के कंटेंट की, तो कहने को तो ये बुक 10 अलग अलग किताबों का मजमुआ है जो एक ही किताब के अंदर ज़म किया गया है, क्योंकि इस बुक के अंदर हमें टोटल 10 चैप्टर्स मिलते हैं और 2 जो है सेक्शंस के अंदर मिलते हैं। पहले जो 5 चैप्टर्स हैं उसके अंदर हमें डिफरेंट टॉपिक्स मिलते हैं जो कि पर्टिकुलरली इस्लामिक फ़िलासफ़र्स की तरफ से दिए गए हैं, या उन स्टोरीज़ पे बात की गई है, उन आइडियाज़ पे बात किया गया है जो फ़िलासफ़र्स की तरफ से आ रहे हैं। और जो दूसरे सेक्शन के अंदर जो 5 चैप्टर्स हैं वो जो सूफ़ीज़ हैं उनकी लेंस से हमें जो है देखने की कोशिश कराई गई है। मगर इसके अंदर एक कैच ये है कि ये दोनों ट्रेडिशंस, जैसे मैंने पहले कहा, कि जो है ओवरलैप करती हैं एक दूसरे से। तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी फ़िलासफ़र के बारे में हम बात कर रहे हैं तो वो कम्प्लीटली फ़िलासफ़ी के ऊपर ही बात कर रहा होगा, उसने कहीं ना कहीं जो है सूफ़ी एलिमेंट्स भी जो है बोरो किए और हमें नज़र आ रहे होंगे उनकी स्टोरीज़ के अंदर। सिमिलरली जब हम सूफ़ीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पे भी हमें जो है फ़िलासफ़िकल एलिमेंट्स जो हैं नज़र आते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। और इसको समझाने की जो है ऑथर ने कोशिश की है कि किस तरीके से इस्लाम के अंदर मल्टीपल ट्रेडिशंस रही हैं हमेशा से। जो मुस्लिम स्कॉलर्स थे या मुस्लिम थिंकर्स थे, उन्होंने किस तरीके से जो है डिफरेंट ट्रेडिशंस को जो है बोरो किया है, उनसे इंस्पायर हुए हैं, और दोनों ट्रेडिशंस को साथ लेके उन्होंने जो है हमें डिफरेंट ट्रेड्स बताई हैं, डिफरेंट स्टोरीज़ नरेट की हैं, जिससे हम अपने कैरेक्टर पे वर्क कर सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं पॉलिश मिरर इस बुक की कि क्यों जो है ये एक बुक बड़ी इंटरेस्टिंग बुक हो सकती है रीड करने के लिए, तो इसके अंदर चंद ऐसे नुकात हैं जो शायद हमें अपनी डेली लाइव्स और हमारी जो मुस्लिम ट्रेडिशंस है उससे कहीं ना कहीं और ज़्यादा कनेक्ट करती हैं। पहली चीज़ तो ये कि जब हम मुस्लिम ट्रेडिशन की बात करते हैं तो एक ये बहुत ज़्यादा एथिकली लोडेड जो है ट्रेडिशन है
इस्लाम की जब हम बात करते हैं तो हमें ज़िंदगी के हर मोड़ पे जो है एथिक्स की जो है ताकीद मिलती है कि हम अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगियों में कैसे एथिक्स को ला सकते हैं जो कि हमारी कैरेक्टर डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। अपने कैरेक्टर को जो है डेवलप करने की बात करें, अपने कैरेक्टर को बेहतर बनाने की बात करें, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी के साथ साथ अपनी सोसाइटी में जो बाकी जिन लोगों के साथ हम रहते हैं उनकी ज़िंदगियों में भी हम जो है कुछ इम्पैक्ट ला सकें और एक एज अ बेहतर ह्यूमन बन सकें इस दुनिया के लिए, अपने आप के लिए और अपनी सोसाइटी के लिए। तो जब हम मुस्लिम ट्रेडिशन में बात करते हैं एथिक्स की, तो वो मल्टीपल लेंसेज, मल्टीपल व्यू पॉइंट से जो है हमें नज़र आती है, जिसके अंदर हमारे पास लीगल ट्रेडिशन है, थियोलॉजिकल ट्रेडिशन है, हदीथ ट्रेडिशन है, तसव्वुफ़ ट्रेडिशन है जिसको हम सूफ़ीज़म कहते हैं, हमारे पास फ़िलासफ़ी ट्रेडिशन है, हमारे पास अखलाक ट्रेडिशन है जो हमें मिडीवल टाइम के अंदर मिलता है। इसके अलावा जब हम स्टोरी टेलिंग की बात करते हैं पर्टिकुलरली ह्यूमन सोसाइटीज़ के अंदर, तो स्टोरी टेलिंग जो है हमेशा से सिंस द बिगेनिंग ऑफ द वर्ल्ड या सिंस द बिगेनिंग, जब से ह्यूमंस ने जो है सोसाइटी डेवलप की है या उन्होंने तरक्की करना शुरू की है, स्टोरी टेलिंग जो है हमेशा से एक प्रोमिनेंट पार्ट रहा है ह्यूमन सोसाइटी का हर तरीके से। क्योंकि जब हम स्टोरीज़ की बात करते हैं तो स्टोरीज़ जो है वो ह्यूमन सिचुएटेडनेस को जो है एक्नॉलेज करती है। वो ह्यूमन की सिचुएशंस के हिसाब से हमें डिफरेंट सिचुएशंस में ह्यूमंस के रिएक्शंस, ह्यूमंस के इमोशंस, उनके बारे में हमें जो है बड़ी बारीकी से और बड़े अच्छे तरीके से हमें उसकी नॉलेज देती है। और एक ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन डेवलप करने में स्टोरी टेलिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। जब नैरेटिव्स की बात करते हैं तो स्टोरीज़ में हमें नैरेटिव्स मिलते हैं जो कि मीनिंग देते हैं हमारी आउटकम्स को, हमारे डिसीजंस को, हमारे लाइफस्टाइल को। तो उसके अंदर मीनिंग मेकिंग का हमें एलिमेंट नज़र आता है। और स्टोरी टेलिंग कम्युनल एक्टिविटी के लिए हमेशा से जो है एक उसने कलीदी किरदार अदा किया है। अगर रिलीजियस कम्युनिटीज़ की बात करें, हम कोई भी कम्युनिटी की, कल्चरल कम्युनिटी की अगर बात करें, तो हर जगह हमें जो है स्टोरीज़ बड़ी प्रोमिनेंट नज़र आती हैं डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर। अब जब हम स्टोरी टेलिंग की बात करते हैं मुस्लिम ट्रेडिशन के अंदर, तो हमें इस्लामिक स्क्रिप्चर जो है कुरान शरीफ, उसके अंदर ही हमें जो है बहुत सारी स्टोरीज़ मिलते हैं, बहुत सारे वाक़यात मिलते हैं, प्रॉफिट्स के वाक़यात हमें मिलते हैं जो कि यूनाइट करती है कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी को, मुस्लिम कम्युनिटी को, क्योंकि उनके अंदर जो मैसेज हैं, उसके अंदर जो नैरेटिव्स हैं, वो मैसेजेस कहीं ना कहीं मुस्लिम्स को जो है आपस में यूनाइट करते हैं और उससे हम इंस्पिरेशन लेते हैं। और अगर हम देखें तो अगर आज की फास्ट मूविंग वर्ल्ड को भी अगर हम देखें, लेकिन जब जब भी ह्यूमंस ने जो है कोई भी ट्रांसेंडेंटल मीनिंग निकालने की कोशिश की है, कभी भी वो जब स्पिरिचुअलिटी की तरफ देखते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग का बहुत बड़ा रोल हमने देखा है, जहाँ पे लोग इंस्पायर होते हैं उन स्टोरीज से, उन कैरेक्टर्स से, उनके मैसेजेस से। तो हम इस रिव्यू के अंदर कुछ हाइलाइट्स पिक करेंगे बुक की, 1 से 2 केस स्टडीज़ पिक करेंगे जो कि आपको इंस्पायर कर सकें कि आप उस बुक को पिक करें और आप उसको थॉरली रीड करें। तो अगर हम डायरेक्टली बुक के फर्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, जिसमें से जो है मैं एक केस स्टडी पिक करना चाहूँगा, जो कि बुक का चैप्टर 3 है, द वर्च्यूज़ फ्रॉम फिलोसफी टू स्क्रिप्चर, रिफाइनिंग कैरेक्टर ट्रेट्स इन मिस्कावे एंड अल गज़ाली। तो यहाँ पे जो हम बात करें बेसिकली, यहाँ पे वर्चू एथिक्स को जो है ऑथर जो है बड़े विविडली जो है सामने लेके आए और 2 मुस्लिम स्कॉलर्स की ट्रेडिशंस को वो जो है देखते हैं और उसके अंदर बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने स्टोरी टेलिंग को यूज़ किया है, किस तरीके से उन्होंने जो कुरान की स्क्रिप्चुरल अंडरस्टैंडिंग है, कैरेक्टर रिफाइनमेंट की, उसको जो है स्टोरीज़ के थ्रू जो है हमें बताने की कोशिश की है और इंस्पायर करने की कोशिश की है। तो अगर हम इन दोनों स्कॉलर्स की बात करें, जो कि मिस्कवे की जब हम बात करते हैं, तो ये कोर्ट फ़िलासफ़र थे अब्बासिड टाइम्स के अंदर, बुईद कोर्ट के अंदर, और इनकी जो हमें ट्रेडिशन मिलती है वो वर्च्यू एथिक्स के अंदर मुस्लिम ट्रेडिशन में हमें ये पायनीर नज़र आते हैं, जिन्होंने सबसे पहले और सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव काम किया अपनी एक किताब तहज़ीब अल अखलाक के अंदर। तो जब हम मिस्कवे की बात करते हैं, तो मिस्कवे ने जो है ग्रीक फ़िलासफ़ी से वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे और उन्होंने जो है एरिस्टोटल की जो थियोरी थी लेवल्स ऑफ सोल, उसको जो है स्टोरीज़ के थ्रू डिफरेंट वेज़ में बताया, जो कि हमें अंडरस्टैंडिंग नज़र आती कि जो कुरानिक अंडरस्टैंडिंग है डिफरेंट लेवल्स ऑफ सोल्स की, जिसको हम नफ्सल लवामा, नफ्सल अमारा और नफ्सल मुतमईना भी कहते हैं, तो उन्होंने अपनी फ़िलासफ़िकल इंस्पिरेशन को जो है ब्रिज बनाया है अपनी कुरानिक अंडरस्टैंडिंग से, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है ह्यूमंस जो हैं वो अपने कैरेक्टर को डेवलप कर सकते हैं, जिसको वो वर्चू एथिक्स का नाम देते हैं। और मुस्लिम ट्रेडिशन के अंदर नज़र आता है, अखलाक ट्रेडिशन में नज़र आता है कि मिस्कवे ने जो है सबसे ज़्यादा जो है
है इस पे काम किया है, जिससे आगे आने वाले स्कॉलर्स भी हम देखेंगे अल गज़ाली की तरह जो कि इंस्पिरेशन ले रहे होंगे, चाहे अगर वो बहुत ज़्यादा एग्री ना करते हों मिस कवे के आइडिया से, मगर हमें नज़र आता है कि किस तरीके से फिर भी वो इंस्पिरेशन ले रहे हैं उनकी जो है थियोरीज से या उनकी बातों से। तो जब हम मिस कवे की बात करते हैं तो ये कोर्ट फिलोसोफर थे, और इन्होंने जो है कैरेक्टर डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो इन्होंने इससे जो है सोशल जो है सोसाइटी के अंदर रहते हुए इन्होंने देखा है कि हम कैसे अपने कैरेक्टर को डेवलप कर सकते हैं। कि इनके मुताबिक जो है ये कहते हैं कि ह्यूमंस जब भी अपना कैरेक्टर डेवलप करते हैं तो वो लोगों के बीच में रह के करते हैं, क्योंकि जब आप लोगों के बीच में रहते हो, आप उनके साथ रहते हो, आप अच्छाई और बुराई दोनों सोसाइटी के अंदर देखते हैं, तभी जो है आप बैलेंस करना सीखते हो चीज़ों को, कि हमें कितना जो है अपने कैरेक्टर को डेवलप करना है कि हम डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर कोप अप कर सकें। बट ऑन दी अदर एंड जब हम अल गज़ाली की बात करते हैं, जो कि एक फ़िलोसोफ़र भी थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमें उनमें सूफ़ी टेंडेंसीज़ भी नज़र आती हैं, चाहे वो डिसएग्री करते हो इस बात से, कम्प्लीटली तो नहीं मगर कुछ हद तक, लेकिन वो एक हमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव देते हैं टूवर्ड्स वर्चू एथिक्स एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट, जिसके अंदर वो कहते हैं कि यस हमें सोसाइटी के अंदर तो रहना चाहिए, लेकिन हम जो है थोड़ा टाइम सेक्लूजन की तरफ भी ले सकते हैं, जहाँ पे हम जो है मेडिटेट करें, जहाँ पे हम अपने आप के साथ टाइम गुजारें, रिफ़्लेक्ट करें, और जो है फिर सोसाइटी के अंदर फिर से आ जाएं और दोनों बातों को बैलेंस में लेके चलें। अब ये जो बैलेंस का नोशन है, ये दोनों ही फ़िलोसोफर्स और दोनों ही स्कॉलर्स के अंदर हमें नज़र आता है, लेकिन एक अलग तरीके से। जब हम मिस कवे की बात करते हैं बैलेंस की, तो वो कहते हैं कि हमें जो है अपने लोगों के साथ इंटरेक्शन के अंदर बैलेंस लाने की ज़रूरत है। जहाँ पे हम अल गज़ाली की बात करते हैं तो वो जिस बैलेंस की बात करते हैं तो वो एक जो है कुरानिक आयत को रेफ़र करते हैं, जो कि हम सूरह फातिहा में पढ़ते हैं, जहाँ पे हम स्ट्रेट पाथ की बात करते हैं, सिराते मुस्तकीम की बात करते हैं। तो आम तौर पे तो हम सिराते मुस्तकीम को कहते हैं सीधी राह, बट अल गज़ाली जो है इसे कहते हैं कि ये बैलेंस्ड वे है। ये जो सिराते मुस्तकीम का रास्ता है ये बैलेंस्ड वे है, और इस पे हम जो है चल के जो है अपनी कैरेक्टर डेवलपमेंट को और बेहतर बना सकते हैं। और उसके अंदर एक स्टोरी कोट करते हैं जो मैं कोट करना चाहूँगा। तो वो एक मिडीवल टाइम्स की स्टोरी कोट करते हैं कि एक जो है कैलिफ होता है, जिसको जो है अपनी महल की एक अनयूज्ड दीवार को जो है उस पर कुछ काम करवाना होता है, ताकि वो अपने महल की जो है खूबसूरती को और बढ़ा सकें। तो वो जो है कुछ लोगों को बुलाते हैं अपनी दीवार को बनवाने के लिए, रेनोवेट करवाने के लिए, और वो दो डिफरेंट लोगों को बुलाते हैं। एक वो बाइजेंटाइंस को बुलाते हैं जो क्रिश्चियंस होते हैं, जो कि मोज़ाइक आर्ट में बहुत मशहूर होते हैं, और दूसरा वो बुलाते हैं चाइनीज़ को, और उनको वो दो दीवारें देते हैं जिस पे वो उन्हें कहते हैं कि आप अपनी जो है जो भी अपना सैम्पल वर्क है वो उन दोनों दीवारों पे करें, और फिर जो है मैं डिसाइड करूँगा देख के कि किस जो है कम्युनिटी का या किस ग्रुप का काम मुझे पसंद आता है, और वो फिर मैं सेलेक्ट करूँगा अपनी महल की दीवार पे उसे उसका काम उसे दूंगा। और बीच में वो जो है दो दीवारें आमने सामने होती हैं, और वो बीच में एक पर्दा लगा देते हैं ताकि वो एक दूसरे को देख ना सकें। तो उन्हें एक दिन का टाइम दिया जाता है जिसमें जो है बाइजेंटाइंस जो है वो अपना काम करने लगते हैं, जिसमें वो डिफरेंट मोज़ाइक स्टाइल्स बनाते हैं, फ्लोरल स्टाइल्स बनाते हैं, टाइल्स लगाते हैं, डिफरेंट कलर्स के साथ काम करते हैं, और वो अपनी उस दीवार को डेकोरेट करने की कोशिश करते हैं। ऑन दी अदर एंड जब हम चाइनीज़ की बात करते हैं तो वो कुछ काम नहीं करते हैं, वो सिर्फ एक काम ये करते हैं कि उस दीवार को वो जो है पॉलिश करते हैं और साफ़ करने की कोशिश करते हैं, इतना साफ़ करने की कोशिश करते हैं कि वो दीवार जो है एक मिरर की तरह, एक शीशे की तरह दिखे, जिसमें आप अपने आप को देख सकें। अगले दिन जब कैलिफ जो है उन दोनों से पूछता है कि आप अपना जो है वर्क दिखा सकते हैं, सैम्पल वर्क, तो वो उस पर्दे को हटाया जाता है और दोनों जो है उनका वर्क जो है कैलिफ को नज़र आता है। जो कैलिफ होता है या खलीफा होता है वो पहले बाइजेंटाइंस की जो है दीवार को देखता है, और वो बड़ा इंस्पायर होता है कि यार उन्होंने डिफरेंट फ्लोरल पैटर्न्स बनाए हुए हैं, मोज़ाइक आर्ट बनाया हुआ है, डिफरेंट शेप्स बनाए हुए हैं, डिफरेंट कलर्स और टाइल्स से दीवार पर काम किया, जो कि एक नहायत ही खूबसूरत काम होता है। वो उनको अप्रीशिएट करता है, और वो फिर जो है चाइनीज़ की दीवार पे देखता है, तो वो क्योंकि दीवार इतनी क्लीन हुई होती है, इतनी पॉलिश्ड हुई भी होती है कि जो बाइजेंटाइन की जो दीवार थी, जो उनके पैटर्न्स थे, वो रिफ़्लेक्ट हो रहे होते हैं चाइनीज़ वॉल पे, और वो रिफ़्लेक्शन जो है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत तरह से जो है वो उस कैलिफ को नज़र आता है, और कैलिफ बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता है उससे, और इवेंचुअली वो उन चाइनीज़ जो है वर्कर्स को जो है अपना दीवार का काम देते हैं। तो इस स्टोरी से गज़ाली समझाना क्या चाह रहे हैं? गज़ाली ये बात करते हैं कि वो बैलेंस को अचीव करने का क्या तरीका है कि आप अपने हार्ट को
पॉलिश करें, और वो इतना पॉलिश करें कि आप अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी को, एंड जो जिसे हम मिस्टिसिज्म में या फिलॉसफी में कहते हैं गॉड्स लाइट, वो लाइट जो है उसको आप जो है देख सकें, और वो लाइट रिफ्लेक्ट हो आपके हार्ट से, जो कि आपके कैरेक्टर को जो है पॉलिश करेगी और अपने कैरेक्टर को बेहतर बनाने में आपको हेल्प करेगी। और उसके अंदर वो डिफरेंट डीड्स की बात करते हैं, अच्छे कामों की बात करते हैं, लेकिन वो इस मेटाफर के थ्रू जो है समझाने की कोशिश करते हैं, जो कि मुझे लगता है कि स्टोरी टेलिंग का एक नहायत ही मुनफरिद अंदाज़ था जो गज़ाली अपनाते हैं, जो हमें फ़िलासफ़िकल ट्रेडिशन में नज़र आता है। दूसरी अगर हम बात करें तो हमें मिलता है फ्रॉम ह्यूमर्स टू प्योर लाइट, नॉलेज एंड वर्चू इन द एलिगरीज ऑफ सोहरावर्दी। अभी जो सोहरावर्दी थे ये भी एक बड़े इंटरेस्टिंग फ़िलासफ़र माने जाते हैं। फ़िलासफ़ी ऑफ एलिमिनेशन, जिसको हम अरबिक में हिकमत अल अशराक कहते हैं। अब ये जो बात करते हैं ये भी डिफरेंट स्टोरीज़ और एलिगरीज को लेके बात करते हैं और कैरेक्टर डेवलपमेंट पे बात करते हैं, और इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं जो ये कोट करते हैं। तो इनका जो आइडिया था जो कि हमें बुक में भी मिलेगा, वो कहते हैं नॉलेज बाय प्रेजेंस, कि हमारा प्रेजेंट होना मोमेंट के अंदर, उस टाइम में प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम कोई भी नॉलेज हासिल कर रहे हैं उसको भी समझ सकें, या अगर हम उससे आगे जाएं तो अपने आप को अगर समझना है, अपने कैरेक्टर को समझना है, तो उसके लिए हमें पहले प्रेजेंट होना पड़ेगा। हमें पास्ट में नहीं जीना है, हमें फ्यूचर के अंदर जो है उसकी सोच हम रखते ही हैं, प्लानिंग्स भी करते हैं, लेकिन हम जिस मोमेंट में रह रहे हैं उस मोमेंट को हमें समझना है। तो वो नॉलेज जो प्रेजेंट हो के हमें मिलेगी वो शायद हमें डिफरेंट टाइम जोन्स में रहने से शायद ना मिल सके। और इस पॉइंट से जो हमें आज की टर्म्स के अंदर, या आज की अगर हम दौर की बात करें, तो हमें एक टर्मिनोलॉजी नज़र आती है जिसको हम कहते हैं एक्सपीरियंशियल नॉलेज, कि नॉलेज फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं लाइफ के अंदर, वहाँ से हम नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करें और उस एक्सपीरियंस को भी हम समझने की कोशिश करें कि उनकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ के अंदर, और वो एक्सपीरियंसेस भी हम कहीं ना कहीं स्टोरीज़ के फॉर्म में देख रहे होते हैं। तो वो सोहरावर्दी जो है बेसिकली फ़िलासफ़र्स का जो एक नोशन था उस टाइम पे, कि डेमोन्स्ट्रेटिव नॉलेज, कि जो नॉलेज आप हासिल करते हो लॉजिक से, रैशनैलिटी से, डेमोन्स्ट्रेट करते हो, वहाँ से आप हासिल करते हो, लेकिन वो कह रहे हैं कि उस नॉलेज से जो है ऊपर की तरफ एक बात जा रही है जो कि है एक्सपीरियंशियल नॉलेज, कि उस डेमोन्स्ट्रेटिव नॉलेज से जब आप एक्सपीरियंसेस हासिल करते हो तो उस एक्सपीरियंस पे आप जो है रिफ्लेक्ट करके अपनी जो है कैरेक्टर को और ज़्यादा डेवलप कर सकते हो। और जो है वो फिर बहुत सारी स्टोरीज़ भी वो बताते हैं, जिसके अंदर वो एक जो है इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है जो ऑन द स्टेट ऑफ चाइल्डहुड की बात करते हैं, कि जब वो चाइल्ड बचपन में छोटे होते हैं तो उसकी एक वो एलेगोरिकल स्टोरी वो बताते हैं, जिसके अंदर वो बड़े डिफरेंट एलिगरीज का यूज़ करते हैं, डिफरेंट सिंबल्स का यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू वो बताना चाह रहे होते हैं कि अगर हम नॉलेज हासिल करना चाह रहे हैं या इवेंचुअली नॉलेज हासिल करके अपने कैरेक्टर को रिफ़ाइन करना चाह रहे हैं तो हम किस तरीके से जो है कर सकते हैं। और उसके अंदर बहुत सारी स्टोरी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं पहली स्टोरी की, तो वो बताते हैं कि अगर मैं एक ज़माने में, मैं जो है सोहरावर्दी कहते हैं कि जो है मैं छोटा होता हूँ और मैं जो है स्कूल जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ, तो मुझे जो है बहुत ज़्यादा नॉलेज हासिल करने का शौक़ होता है और मैं अपने किसी दोस्त से पूछता हूँ कि मुझे ये वाली पर्टिकुलर नॉलेज कहाँ से मिलेगी। तो जो मेरे दोस्त होते हैं वो मुझे एक टीचर की तरफ इशारा करते हैं और ख़ुद चले जाते हैं कि आप वहाँ से उनसे जाके पूछ लें। और मैं जब उसके पास, उस टीचर के पास जाता हूँ, उससे पूछता हूँ कि मुझे नॉलेज के बारे में बताएं या नॉलेज से जो है मुझे इनलाइटन करें, तो टीचर जो मेरा है वो मुझे एक अल्फ़ाबेट या एक लफ्ज़ बताता है जो कि एक सीक्रेट होता है। अब क्योंकि वो स्टेट ऑफ चाइल्डहुड के बारे में बात कर रहे हैं कि जब जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं जब वो कोई नई चीज़ सीखते हैं, तो वो यही बता रहे होते हैं कि जब मैं वो नई चीज़ सीखता हूँ तो मैं इतना एक्साइटेड हो जाता हूँ कि मैं जो है अपने दोस्त को जाके बताता हूँ कि मेरे टीचर ने मुझे ये बात बताई है, जो कि ये अल्फ़ाबेट है, या जो सीक्रेट वाली बात थी जो मैं अपने दोस्त को बताता हूँ। वो दोस्त जो है बहुत ज़्यादा हैरान होता है, परेशान होता है और वो गुस्से में आके स्लैप कर देता है सोहरावर्दी को। और फिर वो कहता है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, ये बातें जो है तुम्हें नहीं करनी चाहिए, ये अप्रोप्रिएट नहीं है। तो वो जो स्लैप होती है उससे उसको जो है सोहरावर्दी सिंबलाइज़ कर रहे हैं रियलाइजेशन से, एंगर से, कि जब हम नॉलेज बाय प्रेजेंस की बात करते हैं, कि जब हम कुछ इंटेलेक्चुअल लेवल्स की बात करते हैं, नॉलेज हासिल करने की बात करते हैं, तो जब किसी इंसान के पास नॉलेज होती है, इंटेलेक्ट होती है, और जब वो उसको शेयर करता है उन लोगों से जो उस नॉलेज को समझने से कासिर होते हैं, नहीं समझ पाते, तो वहाँ से उन्हें एग्रेशन देखना पड़ता है, उन्हें जो है रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ती है। और वो उस चीज़ को उस स्लैप से सिंबलाइज़ कर रहे हैं कि वो, क्योंकि उनके दोस्त को वो बात समझ नहीं आई तो उन्होंने उनको स्लैप किया और बोला कि ये बातें नहीं किया करो।
तो वहाँ पे वो इस सिंबल के थ्रू जो है वो बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से ह्यूमंस के अंदर मल्टीपल फैकल्टीज़ होती हैं। कुछ फैकल्टीज़ होती हैं जो हमारी इंटेलेक्ट को सपोर्ट करती हैं, कुछ फैकल्टीज़ होती हैं जो अग्रेशन को सपोर्ट करती हैं, दूसरी साइड को सपोर्ट करती हैं, जिससे शायद नफ्स भी कहा जाता है। तो वहाँ पे वो उस बैलेंस की बात करें कि वहाँ पे हम किस तरीके से इस बैलेंस को अचीव कर सकते हैं कि जो है हम जब अपने कैरेक्टर को डेवलप कर रहे हैं तो हम अपनी इंटेलेक्चुअल साइड और हमारी जो नफ्स है उसको बैलेंस में लेके आ सकते हैं। इसके अलावा जो है फिर वो एक और स्टोरी की बात करते हैं जिसमें वो एक डक जो बतख है और सैलमेंडर जिसको हम अगर आम ज़बान में जो है लिजर्ड कह सकते हैं, उसकी बताते हैं कि एक ज़माने में जो है एक जो है डक के पास एक मेहमान आता है जो कि लिजर्ड होती है और डक जो है उसे अपने घर के बारे में जो कि पानी है उसके बारे में बता रहा होता है और ये सर्दी का मौसम होता है और वो पानी के बारे में बता रहा होता है, तारीफ़ें कर रहा होता है कि पानी जो है ज़िंदगी है और पानी में जो है मैं अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजारता हूँ। लेकिन वो जो सैलमेंडर है, जो वो लिजर्ड है, वो गुस्सा हो जाता है उससे और वो जो है चला जाता है वहाँ से, ये बोल के कि यार तुम मुझे उस चीज़ के बारे में बता रहे हो जो मेरे लिए डेथ का बाइस बन सकता है। तो इस स्टोरी से अब वो क्या सिग्निफाई कर रहे हैं कि जो डक है वो ठंडे इलाके में पानी में रहने की जो है कायल होती है और जो सैलमेंडर जो लिजर्ड है वो जो है गर्म इन्वायरमेंट के अंदर रहता है। तो अगर आप किसी ऐसे शख्स को या ऐसे एंटिटी को कुछ बताएंगे जो कि उसकी जो है लाइफस्टाइल से डिफरेंट है तो उसको वो बात जो है अच्छी नहीं लगेगी। जैसे एक डक पानी की तारीफ़ कर रहा है जो कि उसके लिए तो लाइफ है मगर उस लिजर्ड के लिए शायद डेथ है, तो उसकी जो नॉलेज है वो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं। तो यहाँ पे वो एप्लीकेबिलिटी की भी बात करते हैं कि हमें ये भी देखना है कि जब हम किसी भी नॉलेज को या किसी भी कैरेक्टर डेवलपमेंट ट्रेट को लेके चलते हैं तो कैसे हम उसे रेलेवेंट बना सकते हैं। अक्सर हमारा ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों से इंस्पायर होते हैं और बहुत सारी चीज़ों को डायरेक्टली अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं जो कि कर नहीं पाते हैं क्योंकि वो शायद चीज़ें हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं होती हमारी लाइफ के अंदर। तो सोहरावर्दी उस टाइम पे इन स्टोरीज़ के थ्रू, एलिगरीज के थ्रू हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि नॉलेज बाय प्रेजेंस का मतलब क्या है कि जब हम अपनी कैरेक्टर डेवलपमेंट करें या जब भी नॉलेज हासिल करने की कोशिश करें हम एप्लीकेबिलिटी देखें कि वो कितनी एप्लीकेबल है हमारे लिए, हमारा नेचर क्या है, हमारी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी क्या है, उसके हिसाब से फिर जो है हम अपनी जो है डेवलपमेंट को स्टेप बाय स्टेप लेके चलें, ना कि जो है पॉइंट 1 से पॉइंट 10 पे जंप करें। फिर जो है वो प्रोसेस की भी बात करें कि हमें प्रोसेस के अंदर इंगेज होना है और जब हम प्रोसेस के अंदर इंगेज होंगे तो नोशन ऑफ जो फेमिलियरिटी है वो हम उसमें पुख्ता होते जाएंगे क्योंकि जब चीज़ हमें पहली बार पता चलती है, नई बार पता चलती है तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं उस चीज़ को लेके, तो हम उस एक्साइटमेंट के अंदर शायद उस पॉइंट को या उस बात को समझ नहीं पाते हैं। तो जब वो वाली बात से हम बहुत ज़्यादा फेमिलियर होते जाते हैं तो आहिस्ते आहिस्ते हम एसेंस समझते हैं चीज़ों का एंड देन उस एसेंस के थ्रू हम जो है उस कॉन्सेप्ट को या उस बात को यूज़ कर पाते हैं अपनी लाइफ के लिए। तो उसी चीज़ को, उसी प्रोसेस को गुजरने की, जो इसी प्रोसेस से गुजरने की वो बात करें कि हमें उस प्रोसेस से गुजरते हुए उसे उसमें प्रेजेंट रहना है और हमें चीज़ों को समझना है। और एक और चीज़ वो जो है एक जो है वो स्क्रिप्चर से, कुरान से भी जो है वो बड़ी इंस्पिरेशन लेते हैं और वो एक आयत कोट करते हैं जिसका अगर मैं ट्रांसलेशन पढ़ सकता हूँ, द हार्ट्स ऑफ द अनवर्दी आर लाइक विक्स which have been steeped in water instead of oil. No matter how many times wick touches fire, it will not light. तो एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर हम दिया एक जलाते हैं और अगर इस दिए को जो है हम पानी ऑयल की जगह पानी में अगर उसको डुबोएं तो वो कभी भी नहीं जलेगा, चाहे हम उसे कितना भी ज़्यादा जलाने की कोशिश करें। तो जब हम उसे ऑयल में जब डाल के जलाएंगे तभी वो जलेगा। तो वो यही अगेन एप्रोप्रिएशन की, एप्लीकेबिलिटी की बात कर रहा है कि जो ट्रेड्स हम हासिल करना चाह रहे हैं, जो हमारे नेचर से इन अलाइनमेंट है या अपने नेचर को हम समझ के अपने आप को अप्रोप्रिएट करते हैं डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर, तब ही हम जो है अपनी जो है कैरेक्टर डेवलपमेंट के अंदर एक्सेल कर पाते हैं। अदरवाइज़ जो हम कितनी भी कोशिश करें जस्ट फॉर द सेक ऑफ डेवलपमेंट, हम शायद उस चीज़ को नहीं कर पाएंगे। और फेमिलियरिटी का जो है कॉन्सेप्ट इसके अंदर बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरी है अप्लाई करना, जिससे हम प्रेजेंस हासिल करते हैं। अगर हम इससे आगे जाएं और एक और जो है हम चैप्टर को पिक करते हैं जो कि फ़िलॉसफी के ही सेक्शन के अंदर आता है, जो है रीज़न, रेवलेशन एंड डिस्कवरिंग द वर्चुअस इन इब्न तुफ़ैल्स लिटरेरी थॉट एक्सपेरिमेंट। अब इब्न तुफ़ैल की जब हम बात करते हैं तो एक फ़िलासफ़र थे अगैन, बट अगैन इन्होंने भी जो है मिस्टिकल आइडियाज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है और इनकी राइटिंग्स में हमें नज़र आता है। और ये अल अंदलूस में हुआ करते थे, इस्लामिक स्पेन में हुआ करते थे। तो इन्होंने जो है एक फ़िक्शनल स्टोरी जिसको हम कहते हैं हे इब्न यकज़ान की स्टोरी
को जो है फॉर्मुलेट किया। ये स्टोरी जो है ये अगेन इब्न सीना ने लिखी थी, जो कि इस बुक के फर्स्ट चैप्टर में दी गई है। बट यही जो है ऑथर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने उनकी स्टोरी को एडॉप्ट किया और आगे फर्दर उसको जो है सिंप्लीफाई करके एक इस तरीके की स्टोरी में प्रेजेंट किया है जिसको हम साइंस फिक्शन नैरेटिव कहते हैं उस टाइम का। उसके अंदर उसने इब्न तुफ़ैल ने इस स्टोरी को प्रेजेंट किया ताकि ये कॉमन जो है ह्यूमन बींग्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ईजी हो जाए। अब इसके अंदर वो बात क्या कर रहे हैं, वो इसके अंदर बात कर रहे हैं कि किसी भी एक इंसान के लिए क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि वो रेवलेशन जो है, स्क्रिप्चर जो है, रिलीजियस रेवलेशन के बगैर अपना रीज़न यूज़ करके ठीक रास्ते पे और सही रास्ते पे पहुंच सकता है कि नहीं पहुंच सकता है। अगेन वो उसका आंसर शायद नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो हमें सोचने पर मजबूर कर रहे हैं इस बात के ऊपर कि रीज़न एंड रेवलेशन के बीच में क्या रिलेशनशिप है और इस रिलेशनशिप को समझ के हम कैसे जो है अपनी कैरेक्टर डेवलपमेंट कर सकते हैं। और इसके अंदर जो है वो एक बच्चे की स्टोरी की बात करते हैं, हे की बात करते हैं, जो कि एक ऐसे आइलैंड पे जो है पैदा होता है जहाँ पे कोई इंसान नहीं होता है और जो है वो उसी आइलैंड पे अकेला रह के बड़ा होता है जानवरों के साथ और नेचर के साथ, और इवेंचुअली वो सारी वही चीज़ें जो है अपने अकल को यूज़ करके एक्सपेरिमेंट करके समझ जाता है जो शायद एक सोसाइटी में रिलीजन जो है हमें सिखा रहा होता है। तो वो बेसिकली उस डिबेट को लेके बात कर रहे हैं। तो उसके अंदर उन्होंने जो है मल्टीपल कैरेक्टर्स की बात की है। स्टोरी के अंदर जब हे जो है बड़ा हो जाता है और वो बहुत सारी चीज़ें सीख लेता है तो उसके ही एक आइलैंड के ऊपर जो है एक और इंसान आता है जिसको वो अफसाल का नाम देते हैं, जो कि अपना जो है सॉलिट्यूड अटेंड करने के लिए या मेडिटेशन के लिए उस आइलैंड पे आता है। और वो जब हे को देखता है तो वो बड़ा उससे इंस्पायर होता है, वो उससे वो लैंग्वेज सिखाता है ह्यूमंस की, और जब वो उससे बात करता है और अपने रिलीजन के बारे में बताता है और वो ये दरियाफ्त करता है कि जो भी ट्रुथ्स वो हे को बता रहा है, हे उन सब बातों से एग्री कर रहा है, लेकिन उसने कभी उस नॉलेज को एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो वहाँ पे वो उस बैलेंस को अब वो लेके आ रहे हैं इब्न तुफ़ैल कि रीज़न एंड रेवलेशन के अंदर हम कैसे बैलेंस रख सकते हैं, दोनों की अंडरस्टैंडिंग को हम कैसे लेके चल सकते हैं। और वहाँ पे जो है फिर वो हे को जो है लेके जाता है अपनी सोसाइटी के अंदर वापस, और वो अपने एक दोस्त से मिलाता है जिसका नाम होता है सलमान, जो कि रिलीजन को बहुत ज़्यादा रिचुअलिस्टिकली फॉलो करता है। लेकिन जब हे उसे अपनी फ़िलोसफिकल बातें बताते हैं तो वो उसके समझ नहीं आती हैं, क्योंकि वो जो है सिंबल्स को फॉलो करता है, वो उन प्रैक्टिसेस को फॉलो करता है जो उसे रिलीजन ने सिखाई हैं, और उसे वो ट्रूथ वहाँ से भी समझ आ रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि रिलीजन हमें बहुत सिंप्लीफाई करके एक कॉमन जो है ह्यूमन बीइंग उसको बहुत आसानी से उन ट्रुथ्स को, फ़िलोसफिकल ट्रुथ्स को समझ सकता है, और रिलीजन हमारे लिए बहुत आसान बना देता है उस चीज़ को समझना, तो सलमान को जो है हे की बातें समझ नहीं आ रही होती कि ये क्यों जो है इस तरीके की बातें कर रहा है। और उस पर जो है हे को एक बात रियलाइज़ होती है कि ये जो दोनों वेज़ हैं, चाहे मैं सिंबल्स के थ्रू, रिचुअल्स के थ्रू अपने कैरेक्टर को डेवलप कर रहा हूँ या अपने रिलीजन को फॉलो करता हूँ, या जो है मैं फ़िलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग को देखूँ जिसमें बहुत ज़्यादा सिंबल्स यूज़ नहीं हुए, तो मैं दोनों तरीके से जो है अपने आप को डेवलप कर सकता हूँ और अपने मकसद पे जो है मैं चल सकता हूँ, और मैं जो है वर्चू एथिक्स अटेंड कर सकता हूँ, चाहे मैं प्रैक्टिसेस से करूँ या चाहे मैं फ़िलोसफिकल वेज से करूँ। तो वहाँ पे वो उस ब्रिज की बात करें, और वो कहीं पे भी ये नहीं कह रहे कि कोई एक जो है तरीका बेहतर है। और यहीं पे जो है यहाँ पे भी वो एक्सपीरियंशियल नॉलेज की बात करते हैं जो सोहरावर्दी की हमने स्टोरी में बात की थी, जिसमें कहते हैं कि रीज़न एज गॉड्स सीक्रेट, कि वो जो सीक्रेट की हम जो पिछले वाली स्टोरी में बात कर रहे थे, जो सोहरावर्दी को बताया जाता है, क्या वो रीज़न है या वो रीज़न से भी ज़्यादा प्योर है, या वो एक्सपीरियंस है, या वो उन प्रैक्टिसेस को, जो प्रैक्टिसेस हम डेली लाइफ में करते हैं, उनके सिंबलिज्म को समझने के अंदर हमें मिलता है या उसको एक्सपीरियंस करने के अंदर मिलता है। तो अगैन ये एक दो डिफरेंट साइकिल्स हैं, एक डिबेट है, बट उसको वो रिकंसाइल करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर वो इस नतीजे पे आते हैं कि चाहे मैं कोई भी रास्ता इख्तियार करूँ, मैं फ़िलोसफिकल रास्ता इख्तियार करूँ या मैं जो है प्रैक्टिसेस का रास्ता इख्तियार करूँ, हमें वहाँ से कुछ चीज़ें मिलती हैं विच इज़ बेनेवलेंस, के जो है सिंसियर और सेल्फलेस डिज़ायर हमारी टू हेल्प अदर्स, टू हेल्प द ह्यूमैनिटी। दूसरों के लिए मैं कैसे काम आ सकता हूँ, मैं किस तरीके से अपने मुफाद को जो है तरजीह ना दिए बगैर, ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप के लिए काम ना करूँ, मगर अपने मुफाद को तरजीह दे के दूसरों के लिए मैं जो तरजीह दे के मैं दूसरों के लिए काम ना करूँ, मैं अपने मुफाद को भी देखूं, लेकिन मैं एक बैलेंस इख्तियार करूं कि मैं जो है ह्यूमैनिटी के लिए भी बेनिफिशियल रहूं, उनके भी काम आ सकूं, और जो है मैं ऑब्वियसली अपने आप को भी मैं डेवलप कर सकूं। तो इन कैरेक्टर ट्रेट्स की वो बात करते हैं जिनके अंदर बेनेवलेंस जो है, जो हम लव कहते हैं, जो है शफ़क़त ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए, अपने एनवायरनमेंट के लिए, वो मैं कैसे डेवलप कर सकता हूँ, जो कि हमें हे की स्टोरी से पता चलता है।
एक और बात करते हैं कि जब हम फ़िलासफ़र की बात करें या सूफ़ी की बात करें तो वो कहते हैं कि ये एक ही हैं, एक फ़िलासफ़र भी सूफ़ी हो सकता है और एक सूफ़ी भी फ़िलासफ़र हो सकता है। क्योंकि जब हम इनके आइडियाज़ की बात करते हैं तो एक फ़िलासफ़र होता है वो अपने रैशनल पे अपनी थिंकिंग को सोच के हर चीज़ों को समझ के काम करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कुछ रिचुअल्स को फॉलो कर रहा होता है और वो जो है परफेक्शन की तरफ अपने अखलाक को बेहतर करने की कोशिश कर रहा होता है, जो कि कहीं ना कहीं हमें मिस्टिसिज्म में भी नज़र आते हैं, जो कि वहाँ पे जब हम बात करते हैं कि वो जो मुर्शिद की मोहब्बत में इतना वो मशगूल हो जाते हैं कि वो अपने आप को जो है इमिटेट करने की कोशिश करते हैं कि हम उनकी कैरेक्टर ट्रेड्स को जो है अपनाएं, लेकिन उसके लिए हमें एक क्रिएटिव एक थॉटफुल प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पे भी वो एक ब्रिज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही हम जो है लास्ट अपने केस स्टडी की तरफ चलते हैं, जो कि सेक्शन 20 से मैंने पिक की है, जो कि मौलाना जलालुद्दीन रूमी की स्टोरी टेलिंग की तरफ हमें लेके जाते हैं। हम सभी वाकिफ़ हैं उनसे कि वो कितने जो है इम्पॉर्टेंट और कितने हाईलाइटेड सूफ़ी सेंट हैं मुस्लिम ट्रेडिशन के अंदर। तो वो भी कुछ स्टोरीज़ के थ्रू जो है वर्चू एथिक्स को अटेन करने की बात करेंगे, मगर एक फ़िलासफ़िकल लेंस से शायद नहीं, बट मिस्टिकल और सूफ़ी लेंस से, जिसके अंदर ऑब्वियसली फ़िलासफ़िकल एलिमेंट्स भी हमें नज़र आते हैं। तो वो जो है एक स्टोरी को वहाँ पे बताते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, जिस स्टोरी का नाम है जज एंड द सूफ़ी, और ये स्टोरी इनकी मसनवी से ली गई है। और जो है ऑथर जो है स्टोरी की बड़ी एक खूबसूरत एक्सप्लेनेशन जो है देते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग हमें बताते हैं, उसमें पर्सपेक्टिव्स बताते हैं कि किस तरीके से जो है रूमी की इस स्टोरी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है अपने आप के लिए, और कौन कौन से ऐसे एथिकल वैल्यूज़ हमें नज़र आती हैं जो हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद दे सकती हैं। ये जो है 10th चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है बुक का, और इसके अंदर हमें जो है ना पिक्चर एंड पिक्चर वाली फ्रेमवर्क नज़र आएगी, या लेसन्स के अंदर हमें और लेसन्स नज़र आएंगे, फिर उसके अंदर एक और लेसन नज़र आएगा। तो ये पिक्चर एंड पिक्चर वाला जो कॉन्सेप्ट होता है अक्सर हमारी स्क्रीन्स पे होता है, उस तरीके से हमें इसका फॉर्मेट नज़र आएगा। ये एक अनस्ट्रक्चर्ड स्टोरी टेलिंग है, स्टोरी तो है ये इसके अंदर, लेकिन बड़ी अनस्ट्रक्चर्ड है कि हम जो है उसका कोई भी स्टोरी का कोई भी पैराग्राफ पढ़ेंगे तो हमें उसके अंदर एक न्यू स्टोरी या लर्निंग नज़र आ रही होगी। और ये जो है ऑथर कहते हैं कि ये सिमिलर टू कुरानिक स्ट्रक्चर है, क्योंकि उसके अंदर भी हमें अनस्ट्रक्चर्ड स्टोरी टेलिंग नज़र आती है। तो बिल्कुल उसी तरीके से रूमी ने जो इसको फॉलो करने की कोशिश की है। तो ये बेसिकली पैराबल है क्या? पैराबल अगर मैं बहुत ही सिंपल वे में अगर आपके लिए समराइज़ कर दूं, तो एक बीमार इंसान होता है जो कि एक तबीब के पास जाता है, डॉक्टर के पास जाता है पूछने के लिए कि जो है मुझे क्या हुआ और आप मुझे बता सकते हैं। तो जो तबीब होता है वो उनकी नब्ज़ जो है चेक करता है कि जो है इन्हें क्या प्रॉब्लम है, और उससे जो है कहीं ना कहीं जो है उन्हें समझ आ जाता है कि ये जो बूढ़ा शख्स है इसके पास बहुत ज़्यादा दिन नहीं रहने के लिए, लेकिन वो ऐसे बता भी नहीं सकता उसे कि जो है आपके पास बहुत कम टाइम है। तो वो उन्हें कहता है कि जो है आप ठीक नहीं हैं, मगर आपको अगर ठीक रहना है तो आपको वो सारे काम करने हैं जो आपका दिल चाहे करने का, जो भी आपका काम करने का दिल करता है आप उसे करें, क्योंकि वो आप करेंगे तो उससे आपकी तबीयत बेहतर होगी। अब वो क्यों ऐसा बता रहा है? क्योंकि अब यहाँ पे एथिकल एक हमें नज़र आ रही है ट्रेड के, वो जो डॉक्टर था वो, क्योंकि उससे भी उन्होंने सिंबलाइज़ किया कि अगर वो आपकी नर्व्स चेक करे, जिसका मतलब वो आपके इंटरनल्स जानने की कोशिश कर रहा है, आपके बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, ना कि सिर्फ बॉडी के अंदर बट स्पिरिचुअल वे में अगर हम इसे देखें तो वो जो है आपकी जो है बॉडी के अलावा जो आपका स्टेट है उसको समझने की कोशिश कर रहा है। तो ये बॉडी के डॉक्टर हैं, लेकिन इसी को अगर हम स्पिरिचुअल वे में लें तो अगर जो सूफीज़म में जो मुर्शिद मुरीद का कॉन्सेप्ट है वो भी हमें नज़र आता है कि वो जो मुर्शिद होता है वो इंटरनल्स आपके जानता है मुरीद को, और उसके हिसाब से आपको गाइड करता है कि आपको क्या करना है। लेकिन स्टोरी के अंदर अब बहुत सारे डिफरेंट मोड हमें नज़र आते हैं। तो वो जो है उस बूढ़े शख्स को कहता है कि आप जो चाहे कर सकते हैं ताकि उन्हें अच्छा फील हो और वो अपने आखिरी दिन जो है अच्छे तरीके से गुजार सकें। लेकिन अब वो जो बूढ़ा शख्स होता है उसके दिमाग में बहुत सारे ऐसे ख्याल आता है जो शायद एथिकली हमें लगता है कि ठीक ना हो। तो वो एक किसी जगह से गुजर रहा होता है और वहाँ पे एक सूफ़ी जो है वो नमाज़ पढ़ने के लिए वज़ू कर रहा होता है। तो अब वो जो है क्योंकि उस बूढ़े शख्स को डॉक्टर ने कहा होता है कि आपको जो भी दिल करे आप कर सकते हैं, तो वो जब उस सूफ़ी मिस्टिक को देखता है जो कि वज़ू कर रहा होता है, तो उसे दिल चाहता है कि वो मैं बहुत ज़ोर से उसे स्लैप कर दूँ, और वो बिला झिझक उसको जाके स्लैप कर देता है। जब वो उसको स्लैप करता है तो जो वो सूफ़ी है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। और ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि सूफ़ी को गुस्सा आना, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने बात की है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे भी स्लैप है स्टोरी के अंदर, हमने सोहरवार्दी की स्टोरी में भी एक स्लैप का जिक्र किया था। तो यहाँ पे जो स्लैप है वो बता रहे हैं ऑथर कि ये जो है एक साइन फ्रॉम द डिवाइन है,
क्या है ये साइन? क्योंकि जब हमें स्लैप लगती है तो हमें दर्द होता है, हमें पेन फील होता है, हमें गुस्सा आता है, लेकिन ये साइन होता है हमारे लिए कि हम जो है इस ही टाइम पे अपने कैरेक्टर को जो है बैलेंस के अंदर लेके आएँ। वो कैसी ट्रेट हम, वो कौन सी ट्रेट्स हम यहाँ पे जो है ला सकते हैं अपने अंदर के इन सिचुएशंस के अंदर जो कि अनकंफर्टेबल होती हैं, जिसके अंदर हम अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, या जिसके अंदर हम किसी बुराई की तरफ जा सकते हैं। तो वहाँ पे हम कैसे बैलेंस अचीव कर सकते हैं कि अगर मुझे स्लैप लगी है तो शायद उसका ताल्लुक मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट से हो सकता है, या उसका ताल्लुक मेरे जो है स्टेटस से हो सकता है सोसाइटी के अंदर। तो कैसे उस सिचुएशन के अंदर मैं अपने आप को बैलेंस करता हूँ। तो वो सूफ़ी बड़ा गुस्सा हो जाता है और वो जो है इवन कुछ ऐसे कलमात भी अदा करता है उस बूढ़े शख्स को जो कि अप्रोप्रिएट नहीं होते, और वो उससे जो है पकड़ के जो है लेके जाता है कोर्ट के अंदर जज के सामने और अपना केस प्रेजेंट करता है कि इसने जो है मुझे स्लैप किया है, जो कि सही बात नहीं है, तो आप इसे सज़ा दें। लेकिन जज जो है, अब जज की यहाँ पे एग्जांपल इन्होंने अगेन रिवर्स कैरेक्टर्स का इस्तेमाल किया। यूजुअली हमें स्टोरीज़ में मिलता है कि जज बड़ा एक ब्लैक एंड वाइट देखने वाला होता है, वो सिचुएशंस को समझता नहीं है, और सूफ़ी जो है वो जो है चीज़ों को समझ के काम करता है। तो यहाँ पे इन्होंने कैरेक्टर को रिवर्स किया है ऑथर ने, रूमी ने अपनी स्टोरी के अंदर, और जो है वो जाके बताता है उसे कि जो है जज जो है उसकी बात को समझता है, और वो यही कहता है कि जो है मैं क्या सज़ा दूँ इस शख्स को जो कि खुद जो है अपने स्टेबल स्टेट में नहीं है, तो मैं तो उसको कुछ सज़ा दे ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी जो है सूफ़ी बहुत उसे इंसिस्ट करता है, तो वो उसे एक सज़ा देता है कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। वो कहता है मेरे पास कुछ चंद 6 मेरे पास दीनार हैं जो कि मेरी दौलत है। तो जज उससे कहता है कि अच्छा आप ये करें कि जो आप 3 दीनार जो हैं वो सूफ़ी को दे दें आपकी एज अ पेनल्टी, और बाकी 3 दीनार आप अपनी लाइफ यूज़ करने के लिए इस्तेमाल करें। तो क्योंकि ये इतनी ईजी सज़ा जो है उसे मिलती है, तो उस बूढ़े शख्स को ख्याल आता है क्यों ना जो है मैं एक और जो है मुझे दिल चाह रहा है काम करने का, तो मैं वो भी करूं। तो वो जो है उस जज को भी स्लैप कर देता है और उसे भी 3 दीनार देके वहाँ से चला जाता है, रुखसत हो जाता है। तो यहाँ पे एक कॉन्वर्जेसन दिखाई है उसके बाद बुक के अंदर ऑथर ने जो है जज और सूफ़ी की, जो कि आप तफसील से बुक के अंदर देख सकते हैं। तो इस स्टोरी के जो है लेसन्स की तरफ अगर हम जाएं या आई ओपनर्स की तरफ जाएं, तो उसके अंदर मल्टीपल चीज़ें हमें नज़र आती हैं। वो जो कॉन्वर्जेसन होती है जज और सूफ़ी की, वहाँ वो कॉन्वर्जेसन चलती है उसके अंदर, और फिर वो एंड होती है जो कि आप तफसील से बुक के अंदर पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर इसके हम कुछ लेसन्स पे बात करें, तो जो स्टोरी है रोल रिवर्सल की बात करिए, जिसमें जज जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शिवलरी जो है एक जो है एथिकल और बहुत ज़्यादा एक सब्र होना या वर्चू एथिक्स के जो एग्जांपल्स हैं वो जज हमें देते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो सूफ़ी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कॉन्सिक्वेंसेस ब्लैक एंड वाइट के ऊपर हमें नज़र आ रहा है कि भाई उसने जो है मुझे स्लैप किया है तो उसे आप सज़ा दें, नहीं तो ये फेयर नहीं होगा, विच इज़ ऑल्सो फेयर इनफ। लेकिन ऑन दी अदर साइड जब हम क्योंकि हम बात करें कि ये सूफ़ी स्टोरी है, तो इसके अंदर कैसे कैरेक्टर ट्रेट्स जो हैं वो डेवलप करने की बात कर रहे हैं रूमी, और जो कि बुक में ऑथर कोट करें तो जज जो है वो ये शो कर रहे हैं कि जो है जो लॉ होता है जस्टिस का या शरिया लॉ होता है जो उस टाइम पे यूज़ किया जाता था, और शिवलरी जो है जो वर्चू एथिक्स हैं, ये दोनों जो है हारमनी में हैं, ये दोनों एक ही साथ साथ चलते हैं। ये लोग अलग अलग नहीं हैं, दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। कभी भी जो है लॉ जो है ब्लैक एंड वाइट की, आज शायद हमें नज़र आता है ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में कि ब्लैक एंड वाइट की बात करें, लेकिन उस टाइम पे वो ऐसा नहीं था। और जब हम इस्लामिक टीचिंग्स की बात करते हैं तो वो ब्लैक एंड वाइट नहीं है, वो हर सिचुएशन को एक्नॉलेज करती हैं और उसके हिसाब से हमें जो है एक्शन करने की तालीम देती हैं। तो वही चीज़ को जो है वो जज एक्सप्लेन करता है सूफ़ी को, और जज जो है वो एज अ मॉरल एक्टर हमें नज़र आता है कि इवन दो उस पर पेन इन्फ्लिक्ट हुआ, लेकिन फिर भी उसने किस तरीके से जो है अपने आप को केटर किया, और किस तरीके से उसने जो बूढ़ा शख्स है उसकी सिचुएशन, अब इसको अगर हम हेल्थ वाइज ना देखें, इसको हम स्पिरिचुअली देखें कि कोई ऐसा शख्स है जो हमें सोसाइटी में भी नज़र आता है जो कि डिप्रेस्ड है या परेशान है, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा एक्शन करेगा जो शायद अप्रोप्रिएट हमें ना लगे सोसाइटी लेवल पे, बट हाउ कैन वी अंडरस्टैंड दैट पर्सन, हम ऐसे उसकी प्रॉब्लम समझ के कैसे उसकी हेल्प कर सकते हैं, रेदर देन हम उसको जज करें, रेदर देन हम उस पर जो है कमेंट्स पास करें, हम उसे जज करें, बट हम रीज़न करें और हम समझें कि उसकी सिचुएशन क्यों ऐसी है और उसके लिए बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो वो जो स्लैप वाली बात हम कर रहे थे वो एक एलिगरी थी, वो एक सिंबलिज्म था। ऐसा नहीं है कि भाई हमें जो है कोई कल को स्लैप करके जाता है तो हम जो है उस पर कोई एक्शन या उसका कोई कॉन्सिक्वेंसेस ना हो, ये उस पर बात नहीं कर रहे हैं, ये सिम्बॉलिकली बात कर रहे हैं
कि अगर आप पे जो है हम सोसाइटी में ऐसे लोग देखते हैं जो इस सिचुएशन के अंदर है तो हम उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ पे नैरेटिव जस्टिस की बेसिकली बात हो रही है कि इंडिविजुअल नैरेटिव्स, इंडिविजुअल सिचुएशन को देख के हम एक्शन लें, अपने चीज़ों को समझें, और वो हमें बहुत हेल्प करेगा अपने एथिकल, हमें लाइफ को एथिकली जीने के अंदर, और हमें अपनी सिचुएशन भी समझने के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो यहाँ पे जब हम बात करें कि जो इनजस्टिस की बात कर रहे हैं, जो स्टोरी के अंदर है कि सूफ़ी जज को कहते हैं कि मेरे साथ इनजस्टिस हुई है, लेकिन वो कहीं ना कहीं इनजस्टिस नहीं थी, जज ने जस्टिस किया उस ओल्ड मैन की लाइफ के साथ और उसकी वेलबींग के साथ, जो कि मैटर करता था उसके लिए। तो ये हमें एक और मैसेज देता है कि कैसे ह्यूमन लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है और वो मैटर करती है सबके लिए, और ह्यूमन लाइफ जो है कहीं ना कहीं प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारी डिसीजन मेकिंग में और हमारी लाइफस्टाइल के अंदर। और जो है हम एक और बात करें कि जो है यहाँ पे सेल्फ कंट्रोल की बात है, ये अगेन एक ट्रेट है जो हमें वर्चू एथिक्स डेवलप करने में हेल्प करता है। लेकिन फॉरगोइंग वंस ड्यू, कि जिसका जो हक है उसको वो देना, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात है जो स्टोरी के अंदर हमें नज़र आती है कि उस सूफ़ी का एक हक था कि उसके जस्टिस मिला जाए, तो उसको वो जस्टिस भी मिला जिस भी सूरत में मिला, उसको जो पेनल्टी जो अदा की गई, क्योंकि ऑब्वियसली उस ओल्ड मैन की सिचुएशन थी कि उसको आप बहुत बड़ी सज़ा नहीं दे सकते थे, तो उसके साथ भी कहीं ना कहीं उसका हक ये था कि उसको ऐसी कुछ सज़ा ना दी जाए जो कि उस पर पेन इन्फ्लिक्ट करे, क्योंकि वो ऑलरेडी पेन में है, राइट। तो फॉरगोइंग वंस राइट की यहाँ पे बात आती है, एक और कैरेक्टर ट्रेट है जो हम डेवलप कर सकते हैं। और इसके अंदर हमें नज़र आता है कि अगर हम लास्ट पॉइंट की बात करें स्टोरी के अंदर, तो एक पैनोरामिक व्यू है कि जज जो है बड़ी एक पैनोरामिक ओपन व्यू से देख रहा था, अपने आईज़ पे ब्लाइंडर्स उसने नहीं लगाए हुए थे कि वो एक ही साइड देख रहा था, वो हर साइड को सोच समझ के उसने डिसीजन लिया, जो कि हमारी लाइफ के अंदर एक हमें नज़र आता है कि हमें जो है हर चीज़ को देख के समझ के, हर सिचुएशन को समझ के होलिस्टिक वे में अगर हम डिसीजन मेकिंग करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे कैरेक्टर ट्रेट्स को इम्प्रूव कर सकता है, जो कि हमें जो है इस स्टोरी टेलिंग के अंदर हमें नज़र आ रहा है। और इसके अंदर आखिरी मैसेज की अगर हम बात करें कि इससे ओवरऑल हमें मैसेज क्या मिलता है, तो हमें ये मिलता है कि भाई जो है वर्चुअस लाइफ गुजारना और उस पर एक्ट करना किस तरीके से ये हमारी कंसिस्टेंसी बन सकता है। इसको अगर हम कंसिस्टेंसी के अंदर लेके आएँ, इसको हम डेली लाइफ के अंदर अगर हम लेके आ जाएँ, वर्चुअस रहना, कि हम किस तरीके से वर्चू एथिक्स को डेली लाइफ में ला सकते हैं, तो वो किस तरीके से हमारी लाइफ को फर्दर ब्यूटीफाई कर सकता है। तो फाइनल अगर हम थॉट लें, अगर इस बुक से मल्टीपल स्टोरीज़ हमने शेयर की, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स को हमने देखा किस तरीके से फ़िलोसफिकल नोशंस जो हैं वो सूफ़ी नोशंस के अंदर आ रहे हैं, और सूफ़ी नोशंस किस तरीके से फ़िलोसफिकल नोशंस के अंदर आ रहे हैं, और स्टोरी टेलिंग के थ्रू किस तरीके से इन स्कॉलर्स ने, इन इंटेलेक्चुअल्स ने हमें लाइफ को गुजारने के बड़े ब्यूटीफुल और अच्छे तरीके हमें बताएं, जो कि शायद हम डेली लाइफ में जानते होंगे, ये सारी चीज़ें हमें पता हैं, मगर किस तरीके से स्टोरीज़ यूज़ की जा सकती हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैसेज सिखाने के लिए। तो इस थॉट को अगर हम मैं एक बुक के अंदर एक लाइन दी गई है जिसको मैं रीड करके इख्तिताम करना चाहूँगा इस सेशन का, जिसमें वो कह रहा है कि समवेयर बिटवीन द स्पिरिट एंड क्ले, बिटवीन एंजल एंड एनिमल, the human being finds herself perpetually pulled in contradicting directions, and even as she strives to be good, she is met at every turn with a challenge peculiar to her own set of circumstances. One might say that the conflict that exists in each of our challenges, particularly to each individual who comes with the challenge of a unique life story that encapsulates what it means to be a human. This too might explain वाई वी डिलाइट इन स्टोरी टेलिंग। तो यहाँ पे वो यही बेसिकली बात कर रहे हैं कि हर इंसान की एक अपनी स्टोरी है, हर इंसान, हम अपनी डेली लाइफ के अंदर मल्टीपल डायरेक्शंस में जो है फंसे हुए होते हैं। कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जो बहुत ही मुश्किल होते हैं लेना, कि हम ये साइड लें या दूसरी साइड लें, और ये वाले ही सिचुएशंस जो हैं कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को डिफ़िकल्ट बनाती है। तो ऑथर का जो मकसद है यहाँ पे कहने का कि स्टोरी टेलिंग और हर इंसान की स्टोरी जो है यूनिक होती है, और कैसे ये स्टोरीज़ हमें हेल्प कर सकती हैं उन डिसीजंस को लेने के अंदर और उन सिचुएशंस को समझने के लिए, कि हम जो है उन सिचुएशंस को समझें, रीज़न करें, अंडरस्टैंड करें, एक्सपीरियंस करें, एंड देन अपने जो है लाइफ के डिसीजंस लें, जो कि हमें हेल्प करेगा एक वर्चुअस ह्यूमन बनने के अंदर और अपने अखलाक को और बेहतर करने के लिए, जो कि ब्यूटी है इस्लामिक फ़िलोसफिकल एंड मिस्टिकल एंड स्टोरी टेलिंग जो ट्रेडिशन की, जो कि अखलाक ट्रेडिशन है। तो मुझे उम्मीद है कि इस छोटे से रिव्यू ने जो है आपको इंस्पायर किया होगा कि आप इस बुक को लें
और आप इस बुक को पढ़ें और इससे और बहुत सारी नॉलेज और इंसाइट्स एक्सट्रैक्ट करें जो शायद हम इस रिव्यू में डिस्कस ना कर पाए हों, और जो हमने डिस्कस की हैं उनको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।